बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर बानी पीटीआई की जानिब से तहरीरी जवाब जमा करवाया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इंट्रा कोर्ट अपीलें खारिज की जाएं। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर आज फुल कोर्ट जजेस का इजलास भी हुआ, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जानिब से बिजली बिलों पर फौरी रिलीफ देने की हिदायत की गई है। इसके अलावा दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, आपको भी डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास हुआ है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है, महफूज फैसला, वो कल आने का तवक्को है। क्या इससे सियासी मंजरनामे पे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा। ये अभी तक वाज़े नहीं है कि ये फैसला जो है ये क्योंकि कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जो महफूज फैसले होते हैं अमूमन उसमें ये होता है कि वो सुनाया जाता है, यानी जारी नहीं होता। मतलब है कि वेबसाइट पे या इस तरह से, बल्कि वो नोटिस होते हैं अमूमन, और तमाम लोग फिर जमा होते हैं, फिर कंप्लीट जो फुल बेंच है वो बैठता है और फिर फैसले को अदालत में सुनाया जाता है। तो अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई। हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान ये इसके बाद कॉज लिस्ट आ जाए कि कल किस वक्त ये फैसला जज साहबान आएंगे और फैसला सुनाएंगे। तो अभी तक जो खबर चल रही है वो यही है कि कल सुनाए जाने का इम्कान। तो हम देखते हैं कि वो कॉज लिस्ट कल की आती है तो उसमें फिर, और नोटिस भी जारी होते हैं ना तमाम जो भी आके, जितने फरीकैन हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, वो आके सुनना चाहें तो सुने। अमूमन ऐसे होता है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये भी हो सकता है कि वेबसाइट भी जारी हो जाए, लेकिन जो अमूमन तरीका है वो यही है। तो देखते हैं कि कल क्या इसमें आता है, क्या फ़ैसला आता है, किसके हक़ में आता है और क्या होता है, और उसके बाद ही हम कोई तज़किया दे सकेंगे। बहस हमने सुनी जो होती रही इतने अरसे तक, और ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल मुल्क के अंदर भी उठा हुआ है, और मुल्क से बाहर जो तमाम बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं वो दुनिया भर की वो इंगेज करते हुए हिचकिचा रही हैं, चाहे वो मशरिक़ में हो या मगरिब में हो या शुमाल में हो। तो वो हिचकिचा रही हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि ये एक अनसर्टनिटी जो है वो पाकिस्तान में, जिसे कहना चाहिए अदम इस्तेकाम मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम, जिसके बायस जो है वो बहुत कोई लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट से दौरे और मीटिंग्स और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट जो है वो बाहर से नहीं हो रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, ताकि पता चले कि, और उसी के बाद फिर शायद APC वगैरह कॉल होगी, बाकी मामलात होंगे। कुछ जो इस अरेंजमेंट, यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो शख्सियात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है शायद मुकम्मल सीटें आने के बाद भी। ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ उनके रहनुमाओं से, तो वो भी कहते हैं जी मसला ये है कि हमारे पास आ भी गई तो ऐसी क्या बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कानून साजी तो बस हमने साइन ही करने हैं। जो कानून साजी होगी हमारे मत्थे लगेगी, वो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो मतलब थोड़ी सी ज़रा इससे हटो बचो वाली कैफियत में वो ख़ुद भी हैं, क्योंकि या तो देखें ना, या तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो और फिर वो कानून साजी करें और धड़ल्ले के साथ एक पावर। अब ये तो एक अजीब सा अरेंजमेंट है ना, जिसमें वो उनको पता ही नहीं बिल आया, मतलब बजट आ गया, वो जो है कबूल है हो गया उस पर, वो भाई किसी ने पढ़ा ही नहीं उसको, फिर बाद में मतलब। तो मकसद है कि जो कानून साजियाँ भी अगर आगे होनी है तो उसमें इन शख्सियात का तो कम किरदार होगा ना उसमें। तो मतलब वो ज़्यादा, मतलब आ जाएँ तो आ जाएँ, अदालत दे उसका भला, ना दे तो भी भला, वो वाली बात है। लेकिन ये है कि वो दूसरी तरफ जो है उधर भी इसका कोई ख़ास, हाँ बस उधर सीटें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, लेकिन वो हुकूमत तो नहीं बना पाएंगे। जो PTI है वो भी हुकूमत नहीं बना पाएगी। मैं, आप यकीन करें कि ये पार्टियाँ, मतलब इनकी बड़े अच्छे अहम रहनुमा, वो कहते हैं कि जिस तरह PTI हुकूमत ले ले, PTI हुकूमत ले, हमारी जान छूटे, ये बजट बिल सारे इनके गले पड़ जाएँ, ये IMF क्या मुसीबत पड़ी हुई है, ये मतलब अक्सरियती पार्टी गोल मोल करके किसी तरह से ये बना लें, और खान साहब को कौन सा, वो तो फैसले अदालतों में होने, ये हुकूमत बना लें और हमारी जान छूटे। ये जो सुबह शाम हम लोगों की तारीफ़ों के डोंगरे पड़ रहे हैं हमें, और पढ़ेंगे भी बिल आने के बाद। तो वो मतलब वो असल में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। देखें ना, ये जो केसेस वेसेस ये भी सारे बरिड लाइव हैं, ये भी सारी चीज़ें, तो वो कोई ऐसी बात बन नहीं रही।
तो लेकिन वो ठीक है, पावर में है, वो अपनी जगह मौजूद है, तरक्याती स्कीमें ये वो, लेकिन वो जो एक होता है ना धड़ल्ले के साथ हुकूमत, आदमी कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ये नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, वो बात नहीं है। और आपस में भी मामला अब देखें ना, कल सदर मुमलिकत थे, जब वो गए पंजाब का दौरा किया उन्होंने, तो जाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब नहीं थी वहाँ पे इस्तकबाल के लिए, तो थोड़ा सा माइंड किया पीपल्स पार्टी के लोगों से, मेरी बात हुई, कहते हैं लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब बस क्या करेंगे, ठीक है जैसे तैसे चल रहा है। तो मैंने कहा कोई वज़ीर वगैरह, बाकी कहते नहीं वो बस, मतलब वो इश्यूज़ हैं, लेकिन अब जाहिर है कि इस अरेंजमेंट को साथ इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है जैसे तैसे करके। उसमें मईशत एक इशू है, और चाइना से देखें अब क्या जवाब आता है, और IMF के साथ हम कब जाते हैं, किन शराइत पे जाते हैं, मज़ीद उनकी तरफ से डू मोर तो आता जा रहा है, अभी तक आता जा रहा है। तो ये है कि अब बस ये मईशत के मामला हल हों, और साथ सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट बहुत फैल गया मुल्क में, बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट अरूज पे है इस वक्त, और सियासी हिजान सा होता है ना एक, कि क्या होगा कैसे होगा। एक तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़ी तबाही आई हुई है, हादसात हो रहे हैं, बारिशें मतलब अचानक हो जाती है, फिर बंद होती है, फिर उसके तूफ़ान आ जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं उसके नतीजे में। आज आग लग गई थी इस्लामाबाद में, हादसा हुआ, वो खैर बुझाई गई काफ़ी देर के बाद। तो मतलब है कि एक लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, तो मतलब लोगों को इस वक्त जो है वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे रूलर्स की ज़रूरत है जो जो उनको सर्व करें, ठीक है, उन पे रूल ना करें, उनको सर्व करें, ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत है। बहरहाल तो ये देखते हैं कि कल इस पे क्या सूरत हाल डेवलप होती है। लेकिन जो खत्े के वाक़यात जो मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इससे इफ़ेक्ट हो रही है, और मैं रोज़ ये बात दोहरा रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि अंदरूनी मामलात में हम बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, और उसकी वजह से हम बाहर आउटरीच नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। तो किसी से भी अगर आप इस वक्त बात करेंगे तो कहेगा यार अभी तो आपके मुख्तलिफ फ़ैसले अदालतों में हैं, अभी तो तय नहीं हुआ, अभी तो ये है, अभी तो ऐसे है, अभी तो वैसे है। तो वो जो है वो सवालिया निशान चुके उठे हुए हैं, तो इसलिए हम मुआहदे भी नहीं कर सकते और बात भी नहीं हो रही। तो बाकी पाकिस्तान के दोस्त जैसे इब्राहिम रईसी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, आज़रबाईजान के सदर आ रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मुआहदे जो होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक आप जब बात करते हैं तो एक तगड़ा उसके लिए पोलिटिकल सिस्टम ज़रूरी होता है। और ये भी ज़रूरी होता है कि रियासत के मुख्तलिफ पिलर्स अलग खड़े नज़र आएँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फ़ैसला था कि जो रेकोडे का फ़ैसला था, ये रियासत का फ़ैसला था, इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था, लेकिन जाहिर है कि उसको उसके ऊपर जो एक हुक्म आया वो अदालत का आया, फ़ैसला जो था रियासत का था। और उसमें ये था कि आगे जाके ये मामलात, क्योंकि रेकोडे का एक हिस्सा अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये माइंस का जाता है, तो उस वक्त जंग वगैरह चल रही थी और दूसरे मामलात थे। तो इसी तरह से जब ये हुआ था मामला यमन की फ़ौजों को, मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये फ़ौज अचानक मामला जो है ये चल भेज दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर। अदारे मुख्तलिफ आरा के साथ सामने आने चाहिए। अगर वो बिल्कुल एक ही हो के इधर से ये, इधर से ये, इधर से सारे हैं, तो वो फिर वहाँ कैसी सरमायाकारी हो, कैसे होगा, वो कहेगा इनसे क्यों बात करनी, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, वो मतलब वो अजीब सा होगा। तो एक चेक एंड बैलेंस हमेशा जो है वो मुल्कों में होता है। अगर आप अरब ममालिक में भी जाएँ ना, तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि ब्रदर आप ज़रा अदालत से रुजू करें। कई मामलात पे वो अदालत के भेज देते हैं, हालांकि ज़ाहिर है उनके एक सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अदालतें उनके यहाँ बड़ी तगड़ी हैं। तो अच्छा, अरब मुल्कों की अदालत के हवाले से और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन पहले तो जो है वो एक ख़बर जो है वो उसका ज़रा जिक्र करें। और ये ख़बर जो है ज़रा बड़े अरसे के बाद जो है ये ख़बर आई है, और इसकी कुछ ये है अस्मा फ़ौज़ी, और इनको ग़ालिबन 2019 में तुर्की की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया था। और ये जो अस्मा फ़ौज़ी हैं, इनकी उम्र जो है वो 25 साल उस वक्त बयान हो रही थी, और अब 2019 में
लेकिन इनकी शनाख्त के हवाले से फिर इनके DNA टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ होते रहे, फिर ये इनको इराक़ लाया गया, फिर ये मुख्तलिफ इनके मामलात वगैरह चलते रहे। तो ये अबू बकर बगदादी की अहलिया, तो उनको जो है ये अबू बकर बगदादी के साथ जो वहाँ पर जो यजीदी जो ख़वातीन और टॉर्चर और ये सारा जो मामला था और जो सर कलम किए जाते थे और ये सारे, तो उसमें बयान होता है कि ये अपने शौहर के साथ शरीक थीं। तो आज इनको इराक़ में, इराक़ की जो अदालत है, उन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुनाई है। यहाँ मैं शर्कल औसत 20 स्लाइड कोट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है ये और इनकी एक बेटी जो इनके साथ गिरफ़्तार किया गया था जिनको, तो उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा, और लेकिन इनको सज़ाए मौत जो है वो दी गई है और फौरी तौर पे। तो ये एक बहरहाल वहाँ से ख़बर। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो है कि नेटो की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है और उसमें जो है वो 32 ममालिक, लेकिन ये है कि वहाँ पर एक तकसीम है जो प्रेसिडेंट बाइडन को ज़ाहिर है कि ये भी फ़ैसला करना है, और सबसे जो मजबूत आवाज़ उनके ख़िलाफ़ अब खड़ी हो गई है डेमोक्रेट की सफ़ों से, वो इनकी उम्र 81 साल 81, तो जो आवाज़ खड़ी हुई है वो 86 ईयर्स की इनकी पुरानी सियासी रफ़ीक हैं, जो कि हाउस की स्पीकर भी रही हैं, और वो हैं नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी ने ये कहा है कि मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन को अच्छा हो कि वो किसी और को मौका दें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हटें, अच्छा हो कि वो मौका दें, और उनके पास अभी भी वक्त है कि वो अपने ओहदे को छोड़ दें। स्पीकर रही हैं, बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, तो ये सबसे बड़ी अगर आवाज़ अब तक आई है प्रेसिडेंट बाइडन के सदारती उम्मीदवार के उनके ख़िलाफ़, तो वो नैन्सी पेलोसी की आई है। और बाकी भी मुख्तलिफ डेमोक्रेट्स हैं जो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नैन्सी पेलोसी बहरहाल एक बहुत मैटर करती हैं नैन्सी पेलोसी। तो 3 रोज़ा समिट जो है वो नेटो की जारी है, और उसमें यूक्रेन के हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं कि यूक्रेन को मज़ीद जो है वो दिया जाएगा। बाइडन ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो चाहते हैं कि वो, उन्होंने बताया भी कि ये नेटो जो है अपनी स्पीच कल जो स्पीच उन्होंने की है प्रेसिडेंट बाइडन उन्हें फिट थे, बिल्कुल फिट। उन्होंने बिल्कुल जो कल उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसमें बिल्कुल फिट थे, कहीं पर उनके जुमलों में उतार चढ़ाव नज़र नहीं आया। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में उन्होंने पुतिन को ललकारा। उन्होंने कहा कि ये हर सूरत में जो है ये यूक्रेन को जो आदमी मिटाना चाहता है, पुतिन नामी शख्स, ये यूक्रेन उनको शिकस्त देगा। और लेकिन ये है कि ये वहाँ पर अब जाहिर है कि यूक्रेन के हवाले से और पूरी दुनिया के हवाले से कन्फ्यूजन है, और यूक्रेन की जंग कैसे जीती जाएगी, क्या हो गई। तो 3 रोज़ा समिट है ना, अभी आप देखें कि ये जो दरमियान में एक समिट का हमने जिक्र ही बहुत कम किया, और वो जो यूक्रेन ने बुलाई थी, ख़ुद ज़ेलेंस्की ने, जो प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने जो स्विट्ज़रलैंड में बुलाई थी, तो वो भी तो ठुस हो गई ना अमन कॉन्फ्रेंस। उसमें मुल्क गए नहीं, जो गए तो एलामिया पे साइन नहीं किया। सऊदी अरेबिया, बाकी कई मुल्कों ने साइन ही नहीं किया एलामिया के ऊपर, मुश्तरका एलामिया नहीं जारी हुआ। तो वो मतलब है कि इस यूक्रेन पे दुनिया डिवाइडेड है, तकसीम है पूरी दुनिया। अगर दुनिया किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक है तो वो ये है कि इसराइल के अंदर जो इसराइल की जानिब से गज़ा में और मगरिबी किनारे पे कत्लेआम को बंद किया जाए। लेकिन जिस चीज़ पे मुत्तफिक है उस चीज़ पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, अमल के लिए अब ताज़ा तरीन क्या पोजीशन है, तो पहले तो मैं नेटो को बताऊँ ना कि वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बातें। एक तो ये है कि वहाँ यूक्रेन डिस्कस हो रहा है, लेकिन एलिफेंट इन द रूम जो है वो तो गज़ा है। वो तो असल तो मौजू ये है कि भाई उधर क्या, तो वहाँ पर जनाब, अच्छा फिर जापान के भी पहुँचे हुए हैं जो कशीदा हैं वहाँ पे, साउथ कोरिया भी पहुँचा हुआ है। तो एक ये भी तासुर है कि भाई यहाँ पे, अच्छा उनकी जापान की कोई बात भी चली है जिसके ऊपर चाइना ने रिएक्ट किया है, अमेरिका और जापान की कोई डिफेंस पैक्ट और ऐसे ज़ाहिर मौजूद हैं। तो लेकिन उस पर चाइना ने आगे से रिएक्ट किया कि चाइना यहाँ पे, चाइना ने कहा है कि ये
पैसिफिक में नेटो को लाने की कोशिश जापान ना करे। लेकिन जापान और चाइना के दरमियान हमने पता पिछले दिनों मामलात इनकी मीटिंग्स भी हुई, ट्रायलैटरल मीटिंग्स भी हुई साउथ कोरिया की और जापान और चाइना की काफ़ी अरसे के बाद। तो ये अभी इसमें क्लैरिटी नहीं है। देखते हैं कि नेटो, लेकिन नेटो में जो एक अहम मुलाकात हुई है वो विक्टर ऑर्बन की हुई है। विक्टर ऑर्बन जो है वो पहुँचे हैं और पहुँचने के बाद उनकी जो पहली पब्लिक मुलाकात हमें नज़र आई है वो नज़र आई है तुर्क सदर उर्दगन के साथ। और उसमें उन्होंने जो ऑर्बन है उन्होंने कहा है कि जी आप मेरा जो पीस कमीशन है जिसमें मैं पहले यूक्रेन गया था, फिर मॉस्को गया था, फिर मैं चाइना गया था, मैं चाहता हूँ कि तुर्की मेरी उसमें मदद करे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो तुर्की है उसकी तरफ से। अच्छा, जो फ्रांस में जो लेफ़्ट विंग जीता है, लेफ़्ट विंग, और ज़ाहिर है मैक्रोन सेकंड, तो लेफ़्ट विंग ने कहा है जीतते ही कि हम यहाँ पे पार्लियामेंट अगर हमारी बनती है जैसे भी होती है सबसे पहले उसमें हम फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे बतौर रियासत, हम ऐलान करेंगे। और ये जो है ये उनकी तरफ से मतलब वो उन्होंने कहा है कि ये फ्रांस की पार्लियामेंट के अंदर हम करारदाद लेकर आएंगे और फ़लस्तीन को हम आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम करेंगे फ्रांस के अंदर। इसके ऊपर बड़ी डिवीज़न है क्योंकि जो राइट विंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ ख्यालात रखती है, लेकिन यह है कि बहरहाल देखना ही है। लेकिन वो मैंने आपको बताया था ना कि वो चूँकि हिटलर से करीब करीब उनके नज़रिए हैं तो शायद वो भी कुछ इसी किस्म का, लेकिन वो फ़लस्तीनियों की हमायत में भी नहीं, तो अभी देखते हैं बहरहाल। और तीसरा जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है नेटो के अंदर वो ये है कि यूक्रेन को तो मेंबरशिप नहीं मिली और ये अब डिस्कशन यही हो रहा है कि ट्रंप ना आ जाए, मतलब ट्रंप आ गया तो क्या बनेगा नेटो का। और ये जंग तो खिंच गई, ज़ाहिर है अभी नवंबर तक तो गई जंग। तो अभी ये 3 रोज़, आज दूसरा रोज़ है, आज उनकी मुलाकात है प्रेसिडेंट बाइडेन की मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ कुछ देर में। तो देखना ये है कि वहाँ पे बायलैटरल मीटिंग्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, लोग मिल रहे हैं आपस में कि वहाँ से क्या नेटो क्या बात करती है, क्या अलामिया सामने आता है, क्या बात सामने आती है। लेकिन इस दौरान जो मैंने आपसे पहले कहा ना कि जो असल मामला है, पूरी दुनिया की जो नज़रें लगी हैं वो यूक्रेन के साथ साथ वो लगी हैं गज़ा पे बहुत ज़्यादा। और गज़ा में रोज़ अभी भी खबरें आ रही हैं कि जी वहाँ पे एक स्कूल के ऊपर जो है वो बमबारी की और उसमें शहादतें हो गई। और सैयद हसन नसरुल्लाह ने जो है वो आज एक मजलिस से ख़िताब किया है और वो ख़िताब में उन्होंने कहा है कि मैं मुकम्मल तौर पे हिज़्बुल्लाह जो है वो साथ फ़लस्तीनियों के और गज़ा में उनके साथ है। और इसी दौरान जब वो कर रहे थे तो वहाँ पे बैरूत से इतला आ रही है कि इसराइली जो है बॉम्बर्स आए और उन्होंने वहाँ पे जो है वो हमला वगैरह किया कुछ इलाकों में, लेबनान के कुछ जनूबी इलाकों में। तो जवाब में इन्होंने फिर ज़ाहिर रॉकेट वगैरह दागे, तो एक तनाव वहाँ पे चल रहा है। लेकिन वहाँ पे एमास ह्यूस्टन पहुँचे हुए हैं दोबारा। एमास ह्यूस्टन ने वहाँ पे पकड़ के रखा हुआ है कि इसराइल और लेबनान के दरमियान कहीं जंग ना बढ़ जाए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये तमाम शख्सियात जो हैं जो यहाँ पे मुज़ाकरात के लिए जमा हैं, ये इसमें बड़ी तेज़ी आ गई है। मुज़ाकरात में पसे मंज़र में जो सफारतकारी है उसमें बहुत तेज़ी है, इस वक्त अरूज पे है। और अब जो है काहिरा में जो कल जनरल अब्दुल फताह सीसी की मुलाकात हुई थी विलियम बर्न्स के साथ और ब्रेट मैकर्ग वहाँ पे जो कि वाइट हाउस के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं वो मौजूद थे। तो वो और बारबरा लीफ भी इधर ही हैं, लेकिन अभी तक उनकी मूवमेंट्स शो नहीं हो रही। वो बड़ी सीनियर जो है वो स्टेट डिपार्टमेंट की पुरानी और सफ़ीर भी रही हुई में बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेट है, सीनियर डिप्लोमेट और कैरियर डिप्लोमेट है। तो वो जो है वो नियर ईस्ट अफेयर्स को हेड करती हैं स्टेट डिपार्टमेंट, वो भी मौजूद हैं। तो विलियम बर्न्स हैं और साथ उसके ब्रेट मैकर्ग हैं और बारबरा लीफ हैं और एमोस ह्यूस्टन हैं। ये सारे जो अहम लोग हैं ये सारे यहीं पे मौजूद हैं। लेकिन अब जो सेंटर है इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वो कतर है दोबारा। कतर, ये विलियम बर्न्स और ब्रेट मैकर्ग जो हैं ये कतर आ गए थे वहाँ पर। अच्छा, शिनबेत दोबारा पहुँची हुई है, ठीक है ना, रन बार पहुँचे हुए हैं, इसी तरह डेविड बार्निया पहुँचे हुए हैं मोसाद के, वो पहुँचे हुए हैं। और मेजर जनरल जो निज़ अलॉ हैं जो कि फ़ौज की नुमाइंदगी करते हैं, मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं, वो भी कतर पहुँचे हुए हैं। तो ये सारा डायलॉग हो रहा है और उसमें कोशिश ये हो रही है, कुछ अभी भी नुकात हैं जिसके ऊपर, क्योंकि
जो नेतन्याहू ने आखिरी मिनट पे यानी 2 रोज़ पहले, ये 48 घंटे पहले उन्होंने कुछ कंडीशंस, नॉन नेगोशिएबल कंडीशन रख दी थी 5, तो उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन उसमें जो इशू है वो ये है कि पहला जो मरहला है वो 42 दिन की सीज़ फायर। अच्छा, 42 दिन की सीज़ फायर जो है उसमें अब इशू ये है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो है इसके ऊपर एक तो बात हुई है इजिप्ट के अंदर, और इसमें बात ये हुई है कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे इसराइल की फ़ौज रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि अगर इसराइल की फ़ौज नहीं रहती, देखें दोनों तरफ से बहस अभी इस पर तय नहीं हुए, अभी बहुत इसमें इश्यूज़ हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो ये है कि अगर फिलाडेल्फी कॉरिडोर से ये हटते हैं, इसराइली फ़ौज हट जाती है और जंगबंदी हो जाती है, तो एकदम से जो मिस्र से, और ये डायलॉग चलता है पहले फेज़ वाला, पहले फेज़ में ये है कि कुछ जो ख़वातीन कैदी हैं और जो ज़ख्मी हैं और मुअम्मर लोग हैं उनको रिहा करेगा, हमास उनको रिहा करेगी, और यहाँ से फ़लस्तीनी जेलों से कैदी रिहा होंगे जिनके ऊपर नामों के ऊपर जो है अभी तक मुख्तलिफ नाम आगे पीछे हो रहे हैं, वो शेयर हो रहे हैं कि किन को छोड़ना है किन को नहीं छोड़ना, पहले मरहले पे क्या होगा, इसराइल को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पहले मरहले पे क्या। लेकिन इशू ये है कि पहले मरहले पे चूँकि इमदाद जारी हो जाएगी और इसराइल ये कह रहा है कि हम मुकम्मल इनखला नहीं करेंगे, बल्कि हम वहाँ पर कुछ जगहों पे रहेंगे, गुंजार आबाद इलाकों से हम हट जाएंगे। उसकी वजह ये कि जैसे ही जंगबंदी होती है तो इसराइल ये कह रहा है कि किसी मरहले पे अगर पहले मरहले के इख्तिताम तक अगर कोई ऐसा वाक़या पेश आ गया जिसके नतीजे में मुआहदा टूट गया और मुआहदा दूसरे मरहले पे नहीं गया या तीसरे मरहले पे नहीं गया, जिसमें तीसरे मरहले पे है ना अल्टीमेटली कंप्लीट सीज़ फायर फॉरएवर और 2 रियासती हल, आज़ाद फ़लस्तीन के ऐलान, वो कह रहे हैं किसी मरहले पे अगर ये मिसाल के तौर पे दूसरे मरहले पे टूट गया मुआहदा, तो इस दौरान हमास के पास इतना असला आ चुका होगा, ये इमदादी जो ट्रक्स एंटर होंगे और उनके लोग इधर आएंगे, मिस्र आगे पीछे दुनिया खुल जाएगी, हमास के लिए ओपन अप हो जाएंगे, लोग जाएंगे अंदर कि भाई देखें कि क्या कत्लेआम हुआ है। तो हमास के पास इतना असला आ जाएगा और दुनिया इतनी ओपन अप हो जाएगी कि ना याह्या सिनवर और ना मोहम्मद दैफ, अगर उसके बाद अगर ये मतलब ये हुआ सिलसिला, तो हमारी फ़ौज जो है उसको कम से कम इधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर पे तो बैठने की इजाज़त दी जाए ताकि हम चेक तो करें कि भाई। लेकिन इसके ऊपर इजिप्ट जो है उसका एक उन्होंने बड़ा सख्त एतराज़ उठाए हुए कि आप कहाँ से घुसे हैं बीच में, यहाँ तो आप थे ही नहीं, यहाँ तो अभी आए हैं आप, ठीक है, नहीं तो बफर जोन था, तो पुराने आप उस पर जाएँ। वो कहते हैं कि भाई इस वक्त जो है वो इतना असला आ जाएगा कि फिर हमास अभी नहीं शिकस्त खाई, तो फिर जब ये खुल जाएगा, पहले मरहले में ही तो पता चला कि वो थोड़े इधर से सैकड़ों लोग हमने छोड़ दिए, उधर से ख़वातीन जो बंदे पकड़े हुए हैं बाकी सारा है, और फिर जंग छिड़ गई, तो इतना असला होगा कि वो तो फिर हम तो समझ नहीं पाएंगे। ये इसराइल का ये नुक्ता नज़र है। तो इसके ऊपर अब वो गारंटीज़ जो हैं वो ज़ाहिर है कि अगर कतर दे रहा है या इजिप्ट दे रहा है, उनके भी अब्बास कामिल मौजूद हैं, उनके भी वज़ीर आज़म यहाँ पे अब्दुर्रहमान मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी वो भी हैं दरमियान में, तो उनसे भी विलियम बर्न्स की मुलाकात कल रात को हुई है 1-on-1। तो बात यह है कि अब इसके ऊपर गारंटीज़ जो हैं वो कौन देगा और कौन से मुल्क वहाँ जाएंगे और वो फिर इंश्योर करेंगे इस बात को। ये देखिए बहुत एक बड़ा मामला है ना, और फिर उनको मतलब उनसे असला कौन लेगा, डीमिलिटराइज कैसे होगा वो पूरा इलाका, और हमास के लोग कैसे, और फिर क्योंकि वो देखें मतलब वो लड़े हैं, वो शहादतें हुई हैं, लोगों के ख़ानदान ख़त्म हुए, और एक दिन की कहानी नहीं है ये, तो 9 महीने एक तरफ है, उससे पहले जो कुछ होता रहा है, तो वो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रैप हो जाएं, और वो भी पूरा मुकम्मल जब तक उनके मामला भी तय नहीं होते, तो हमास याह्या सिनवर जो हैं वो दरमियान में याह्या सिनवर फ़ैसला करेंगे, इस्माइल हानिया फ़ैसला करेंगे, और ये सारे मुल्क गारंटी लेंगे। तो अब ये हतमी शक्ल एक इसकी इख्तियार हो गई है, और ये हो रही है कतर में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और उसमें पहले मरहले सीज़ फायर के ऊपर पहला हो रहा है कि सीज़ फायर का ऐलान हो जाए। इसराइल कह रहा है कि सीज़ फायर अगर हो गया तो सीज़ फायर की शराइत में एक तो ये कि हमारी कुछ फ़ौज रहे अंदर, और अच्छा इसके ऊपर भी हमास को इतराज़ नहीं है, वो कहते हैं तो कुछ पॉकेट्स पे रह जाए फ़ौज, ठीक है, लेकिन सीज़ फायर होना चाहिए और इमदाद जारी होनी चाहिए, और ये कि कैदी हमारे रहे होने चाहिए। तो हमास बिल्कुल फ्लेक्सिबल, जिसके ऊपर इसराइल को और शक हो रहा है कि भाई ये क्यों फ्लेक्सिबल है। ये प्रपोजल इसराइल ने पेश किया था, ये बाइडेन को इसराइल ने खुद दिया था। अब जब हमास कह रही है अच्छा, तो ये इनको शक हो रहा है कि ये मान कैसे गए तो ये मसला अटका हुआ है दरमियान में।
लेकिन इतनी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं और ये तो बिल्कुल आप समझे ना अमेरिका को जिद करने वाली बात है इस वक्त और पूरी दुनिया को कि इस वक्त नेतन्याहू उनके काबू में नहीं आए। तो लेकिन चूंकि उन्होंने शिन बेथ दोनों तीनों बल्कि फौज का बल्कि चारों नेतन्याहू का दोस्त भी तो है ना फलक जो है और फलक भी मौजूद है, फौज का मेजर जनरल जो एलॉन वो भी मौजूद हैं, जो डेविड बार्निया मोसाद के वो भी मौजूद हैं और जो शिन बेथ के सरबराह हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये सारी शख्सियात जो हैं ये मतलब इसराइल का फुल पावरफुल सिक्योरिटी, अच्छा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये ज़हन में रखें, इसराइल की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट फौज है ना और मिलिट्री है और जो उनकी शिन बेथ और जो मोसाद है वो पहले दिन से वो तो था ना कि हम दुनिया में मारे वो तो छोड़ दे नारेबाजी, वो कह रहे हैं कि ये डील कराओ, मतलब डील करो चाहे हमास को ही दे दो, इससे जान छुड़ा के बाहर निकलो, हम इस्तीफा देते हैं। मतलब वो अपनी नाकामी वो इसे जान छुड़ा रहे हैं और नेतन्याहू उठ के वो तो अब क्योंकि उन पे प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा आ गया, उनके कैबिनेट इंतहा पसंद यहूदी, अच्छा वो क्या बनेगा, सेटलमेंट का क्या बनेगा, ये भी सवाल है बहुत बड़ा। उन्होंने तो सारी आबादियाँ उठाई जाएंगी, तोड़ी जाएंगी, क्या होगा वहाँ से, और अरब ममालिक उसमें मुकम्मल तौर पर रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे फिर गज़ा की, ठीक है ना, UAE, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क सारे। तो ये जो है ये मामला अभी देखना ये है कि अगले 24-48 घंटों में वही वाली बात है कि बिल्कुल अब ऐसी जगह पे ही पहुँचे हुए हैं कि अब एक ऐलान ही होना है और ऐलान होगा इसराइल की तरफ से। यकीनन कि जाहिरियत थी, उनकी जाहिरियत को रोकने का ऐलान करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फ़लस्तीन, क्योंकि बाइडन हो सकता है बाइडन कर दें, कोई भी कर दे भाई, कत्लेआम तो रुके ना, लेकिन वैसे तो नेतन्याहू को बनता है कि जी हम इसको रोक रहे हैं अपनी जाहिरियत को। हो सकता है बाकी जो मीडिएटर्स हैं वो ऐलान करें, लेकिन ये है कि मामला जो है अब ये कतर में है। हो सकता है इनमें से कोई अच्छा जो वो हैं जो इनके एक कैबिनेट में जो एमोस हस्टन जो हैं वो उनकी मुलाकात हुई है नेतन्याहू से, वो जाके मिले हैं नेतन्याहू से, उनकी मुलाकात हुई है, नहीं सॉरी ब्रेड मैकर की मुलाकात हुई है, ब्रेड मैकर की नेतन्याहू से आज तल अवीव में मुलाकात हुई है। तो वो शटल सारा हो रहा है दरमियान में, जॉर्डन भी ऑन बोर्ड है, ये भी। तो ये बस सब देखते हैं कि 24-48 घंटे 72, हम तो काफ़ी दिनों से कह रहे हैं, लेकिन वो चूँकि इतना ही दफ़ा माहिदा रुका है दरमियान में और इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है सारा। अब अच्छा वो महमूद अब्बास भी बहुत खुश नहीं है चाइना जाने से, वो कह रहे हैं कि चाइना जो है डेलीगेशन जो जाएगा तो हमारा रोल बड़ा होना चाहिए इसमें। तो वो भी एक मामला चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना बड़ा इशू नहीं है उस पर। असल बात ये है कि होगा वही कि PLO के तहत जो है सारे जो ग्रुप्स हैं फ़लस्तीनी वो इसमें जमा होंगे, लेकिन उससे पहले ये सीज़ फायर होना बड़ा ज़रूरी है। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बिजली में जो रियायत देने का फैसला किया गया 200 यूनिट से कम, इससे आवाम की मुश्किलात में कमी होगी? अवाम की मुश्किलात में हाँ कमी होगी, क्योंकि वो पहले जो ओवर बिलिंग का था, परसों जो 2 दिन खबर चलती रही है कि ओवर बिलिंग हो गई है, तो वो 1 दिन की खबर थी। वो ओवर बिलिंग के बाद वो कभी क्रिकेट टीम आ जाती है, क्रिकेट टीम पे ऑपरेशन आ जाता है, फिर APC आ जाती है, फिर कुछ आ जाता है, फिर कुछ आ जाता है। वो कौन ट्रक की बत्ती के पीछे है इसमें। और ट्रक की बत्ती तो क्या, ये जो बिजली के बिल हैं, देखिए कुछ नहीं पता कि कौन किस, मतलब हर आदमी दूसरे से पूछता फिर रहा है कि मैं किस स्लैब में हूँ, मतलब किसी को नहीं पता कि उसके कितने यूनिट बनेंगे, क्योंकि पिछले महीने ओवर बिलिंग हो गई है। तो ओवर बिलिंग के बाद वो अगले महीने अगर आपने वो देनी है, रिलीफ देनी है, तो ओवर बिलिंग की तहकीकात करके फिर उसको उनको बिल कितने लोगों की हुई है, पूरे मुल्क की हो गई है, कुछ लोगों की हुई है, कितने लोगों की ओवर बिलिंग हुई है और कितने बिल आपने ज़्यादा भेजे हैं और कितना वो पैसा किधर गया सारा, और क्या वो फिर इस महीने जो बिल आएगा उसमें वो कम किया जाएगा। तो ये मुझे तो पता ही नहीं है कि ये क्या यहाँ पे हो रहा है सिलसिला। ओनरशिप नहीं है ना इस पूरे अरेंजमेंट की। और दूसरी जो बात है वो ये है कि देखिए ये जो मतलब इन्हें ठहराव आए, कोई सियासी ठहराव आए तो कोई बात हो ना। मतलब है कि वो अब 2022 से हुकूमत तहरीक इंसाफ की ख़त्म है और खान साहब वज़ीर आज़म नहीं है। 2024 का दरमियान आके अब आपने ब्रिक्स में जाना है नहीं जाना,
ब्रिक्स में जाना है कि नहीं जाना, डिजिटल करेंसी में आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ब्लॉक्स आपके किधर हैं, आपको गंदम चाहिए रशिया से या ऑयल चाहिए, तो क्या मुआहदा करके आए हैं। एससीओ में तो आम तरीन मुलाकात किस शख्सियत से होनी थी। मतलब कुछ हमें देखें फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, मैंने कहा ना अंदरूनी जो एक हिजान है वो अब उसकी रिफ्लेक्शंस आ रही हैं फॉरेन पॉलिसी पे, और हुकूमत को जल्द से जल्द ये सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है। देखें शिंगयांग में आज दूसरा जो ये जो फैल्कन जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं वो मुत्तहदा अरब अमारात और चाइना की हुई हैं, ठीक है ना। मुल्क बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो अपनी आगे उनकी पोजीशनिंग कैसी हो, क्या कमाल की सफारतकारी है इनकी, और खारजा पॉलिसी है सऊदी अरेबिया की, यूएई की, किस तरह इन्होंने ओपेक प्लस में भी हैं, ये ब्रिक्स में भी, ये एससीओ सॉरी ब्रिक्स में भी चले गए हैं, ये अमेरिका के साथ भी बात कर रहे हैं। मतलब कितनी आप देखें कि कैसे मुल्क इस वक्त जो है कैसे अपने आप को संभाल के आगे लेके चल रहे हैं। तो बात सारी ये है कि अब इसमें इस पूरी पिक्चर में असल जो बात है वो ये है कि क्या अच्छा ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर के ऊपर मैंने आपसे बात की थी ना, इसके ऊपर इजिप्ट के बड़े कंसर्न्स हैं, और इसराइल जो है उसको यकीन नहीं भी होगा तो वो यकीनन मतलब उनके दिमाग में तो बात होगी तो सारा ही इलाका खुल गया, तो इजिप्ट भी आ गया, उधर से जो है वेस्ट बैंक के अंदर भी जश्न शुरू हो गया, उधर सैयद हसन नसरुल्लाह जो है वो मुकम्मल हमायत का ऐलान कर रहे हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, तो सारी ही मुस्लिम दुनिया और यूरोप, और इसका जो जंग बंदी के साथ ही, जारियत के ख़ात्मे के ऐलान के साथ ही जो जश्न होगा दुनिया में, और फिर लोग जिस तरह जाएंगे वहाँ पे जुल्म को देखने के लिए। लैंसेट कह रहे हैं 1,86,000 से ज़्यादा जो है वो वहाँ पे शहादतें उनकी तवक्को है। तो ये ऐसी बात है मेरा ख्याल है, और इस पे एहराम जो है उनका जो उन्होंने आज एक बड़ा ज़बरदस्त ऑपेड लिखा हुआ है जो फोर्स लाइट एंड इन साइट, वो कह रहे हैं कि क्या बिल्कुल अभी ये जंग बंदी जो है फोर्थ स्लाइड हम देखें तो कह रहे हैं जंग बंदी देयर इज़ अ कॉशियस ऑप्टिमिज्म एज हमास एंड इसराइल एज क्लोजर टू अ डील। अब बात यह है कि इन मुल्कों ने बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने मेहनत भी की है, इन्होंने सब मुश्किल सफारतकारी भी की है। अब इजिप्ट को ख़ास तौर पे दाद दें, और इजिप्ट को, जॉर्डन को, कि इन्होंने, और लेबनान को, तीनों मुल्कों को, इन तीनों मुल्कों में एक तो मौजूद है ना, आप कहेंगे जी वहाँ पे, और आप देखें इजिप्ट की दोस्ती होना टर्की के साथ इस दौरान, इजिप्ट के अंदर कोई हंगामे नहीं हुए, वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मौजूद हैं, अफ़गान मौजूद हैं, उनकी पूरी, और एक और बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, और वो ब्रेक थ्रू जो है वो ये हुआ है कि सीरिया, शाम और सऊदी अरेबिया के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई हैं। अच्छा, शाम और सऊदी अरेबिया के दरमियान डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हो गई जो 2012 से, ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया और सीरिया दो मुख्तलिफ आपस में हमारे दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान जो है वो तनाज़े पैदा हुआ था, और उसके बाद जो है वो रुक गया था। अब सफ़ीर भी चले गए एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और आप ये देखें कि ये सबसे तारीख़ी होगा जब तैयब एर्दोगन की दावत पे या तो बशारुल्लाह से जाएंगे अंकारा, या तैयब एर्दोगन आएंगे सीरिया, और वो PKK वगैरह वो मामला भी हल हो रहे हैं, ये दरियाओं का मामला भी हल हो रहा है, बाकी मामला भी हल हो रहे हैं। तो इशू ये है कि ये सारे मुल्क इतनी बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी जो हम मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया, जैसे अज़रबैजान आर्मीनिया का वाक़ हुआ तो मेरा उसमें बड़ा ख्याल ये था, जो मैं अपनी उस पे थोड़ा सा यानी वो भी हूँ कि भाई मेरा तो ख्याल था कि हम बहुत ज़्यादा आउटरीच भी कर रहे हैं। अज़रबैजान उसमें गया, उनके सदर यहाँ आ रहे हैं, फॉरेन पॉलिसी में हम SCO में बड़े एक्टिव हैं, हम ब्रिक्स में बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाह रहे हैं, हम वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपना ये देखें जो इंडिया के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है, और जो फ्रांस का है, और जो UK का है, और जो ईरान है तो पार्लिमानी निज़ामी ना अब जो भी आप कहें, इसका मतलब यह है कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, अमेरिका का या वेस्ट का, वेस्टर्न रूल बेस्ड ऑर्डर। हम तो कहीं दरमियान में फंसे हुए हैं ना, इंक गायब हो गई, RTS बैठ गया, ठीक है ना, वो जनाब इंटरनेट बंद। वो भाई आप ये देखें कि वो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर मौजूद है, और उसमें लोग रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि हमें पावर दो, और लोगों ने स्टेटस को तोड़ा है, चाहे वो मतलब है कि यहाँ पर हो बरतानिया में भी
अब जो उनके वो एक और उम्मीदवार हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने लगे हैं पहली दफ़ा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उस बाद में बात करेंगे। तो वो बात ये सारी, लेकिन वो उनका जो है इशारा मेरे ख्याल से फ़ौज की तरफ नहीं है, वो ओवरऑल एलीट का, लेकिन उन्होंने भी लफ्ज़ आ गया है, बरतानिया तक फैल गया है ये इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़। बहरहाल तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि लोग हिस्सा ले रहे हैं, उसी में उनकी मईशत भी चल रही है, उसी में उनके इश्यूज़ भी रिजॉल्व हो रहे हैं, उनके कायदीन भी दरमियान में मौजूद हैं, उनके सिस्टम के ऊपर लोगों का एतमाद है, वो मतलब लोग, दुनिया चल रही है ना आगे। ये बिल्कुल जमूत है, इधर से उधर, इधर कोई मतलब एक सेशन हुआ का, पैसे टीए लिया, सबने गालम गलूच दी, गायब हो गए। फिर क्या, फिर कुछ पता नहीं। ठीक है, और सबसे जो आज अच्छी खबर है, मैं उसको सिर्फ इख्तिताम उस पर करूँगा, एक तो ये है कि उसको डिले किया है। अफ़गानिस्तान जो लोगों को भेजना था पाकिस्तान से, अफ़गान जो महाजरीन, उनको 1 साल का डिले किया है। इस दौरान रजिस्ट्रेशन और सारा प्रोसेस था। वो तो आसिफ दुरानी साहब ने, जो कि हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं अफ़गानिस्तान में, उन्होंने कुछ देर पहले ये अपना एक मैसेज दिया है, और वो मैसेज ये है कि अफ़गान तलबा जो हैं वो पाकिस्तान जो है वो आपको पता है ना, माजी की तरह भी अब भी पाकिस्तान जो है वो मेरे ख्याल से 4,500, मैं सिर्फ उसको ज़रा कन्फर्म कर लेता हूँ उनको मैसेज देख के, 4,500 जो अफ़गान तलबा हैं उनको यहाँ पर मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में 4,500, 5 साल में 4,500 अफ़गान तलबा को सोशल और नेचुरल साइंसेस में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम दी जाएगी। अब पाकिस्तान, अब उनके ऊपर ये जो है ना, ये चीज़ है कि वो किस तरह अपनी सॉइल को वो ढूंढ के रख दें, जो उनके जो है ना, मतलब वहाँ पर दहशतगर्दी कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर उनको अफ़गानिस्तान को ये छोड़ दें पहले साल, इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा उनके लिए कोई आवाज़, मौसर आवाज़ उठाएगा उनको इंटरनेशनल जो पूरी आपका जो सिस्टम में लाने के लिए अफ़गान गवर्नमेंट को, तो वो पाकिस्तान होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, उसके लिए कि वो उनकी सॉइल से जो दहशतगर्दी का मामला है इसको ये ख़त्म करें। ये उनके अपने लिए अच्छा है, हमारे लिए तो ज़ाहिर है कि अच्छा ही है, और ये जो गलत फहमी है इसको ख़त्म करें। और ये उनकी सॉइल से अगर ऐसे लोग बैठे हैं कोई, और पाकिस्तान उनको अच्छा, पाकिस्तान भी उनको मार करके बताए ना, एक बिल्कुल कि भाई ये आदमी है, ये आदमी है, ये आदमी है, 4, 5, 10, 15, 20 लोग हमें बतूबे हमारे वाले किए जाए। ये खोल के बात होनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। और दरमियान में फिर ये है कि ये देखें ना, आज हमारी तरफ से ऐलान हुआ है, और बड़ी अच्छी बात है, हमारा बरादर मुल्क है, सारे मामला अच्छे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो ऑस्ट्रिया पहुँचे हैं, और इस दौरान 2 दफ़ा अमेरिका की तरफ से एहतजाज है। अमेरिका भी देख रहा है कि इंडिया जो है ना, देखिए लोग बैलेंस, बड़ी इस वक्त इंटरेस्टिंग डिप्लोमेसी चल रही है। और एक कॉल बड़ी ज़बरदस्त आई है अजीत डोवल को, जो NSA हैं, अजीत डोवल जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र दोबारा मुंतखब हुए हैं, उनको वांग यी की कॉल आई है। अच्छा, ये दोनों, ये वांग यी ने मुबारकबाद भेजी है उनको। वो अभी जो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है, उनकी मुलाकात तो हुई है ना वांग यी से, ये SCO समिट में, तो उन्होंने मुबारकबाद भेजी है। ये ध्यान में रखें कि वांग यी जो हैं ये चाइना इंडिया बॉर्डर पे जो टॉक्स के निगरान भी हुई हैं, और यहाँ से अजीत डोवल भी देख रहे होते हैं, तो मुबारकबाद का तबादला हुआ है। और उन्होंने कहा कि चाइना हर मामले पे बात करने को तैयार है, असूलों की बुनियाद पे। हमारी तो दुआ है कि भाई इनके मामलात अच्छे हों, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी 2 कुव्वतें हैं, तो उनकी जंग तो यहाँ पे बनती नहीं है। तो अच्छा है कि इनकी पीस टॉक्स हों, और जो भी मामलात हैं वो अफ़हाम व तफ़हीम से हों। ये तो बड़ा ही अफसोस, मतलब वो बड़ा बैड पैच था जो होता है ना, वो तो डंडों से मारा गया था, और ये सारा जो हुआ, ये दोबारा इस तरह से नहीं। लेकिन वो अब इशू है, और इसको अंग्रेज़ सरकार छोड़ के गई हुई है, जिस तरह कश्मीर का इशू छोड़ के गए हैं और बाकी छोड़ के गए होंगे। तो अब इसको कैसे हल करते हैं ये देखने आने वाले दिनों में। बहरहाल हमारी दुआ है कि ये मुज़ाकरात के जरिए मामला था। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।